नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। डीमोनेटाइजेशन इज वैलिड से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डीमोनेटाइजेशन किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा वो वैलिड है, किसी भी तरीके का उसमें फॉल्ट नहीं है। तो चलिए इसके खबर के तरफ हम विस्तार से क्या क्या हुआ था उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए खबरें आप ध्यान से देखिए। इन 4-1 मेजोरिटी वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स सेंटर्स डीमोनेटाइजेशन, जस्टिस नागारत्ना डिसेंट्स। ये दूसरी खबर एनडीटीवी की आप देखिए। डिमोनेटाइजेशन वाज वैलिड सेज सुप्रीम कोर्ट, वन जज डिसएग्री। ये सब चीजें आज निकल के आई हैं, यानी कि आज ही इसके ऊपर पूरा का पूरा जो 5 जजों की बेंच थी, 5 जजों की बेंच ने ये फैसला लिया और उसमें जो डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा 2016 में किया गया था उसको वैलिड बता दिया। कहा गया कि जो कुछ भी हुआ था वो कानून प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए पूरा कानूनी तरीके से किया गया, इसलिए वो वैलिड है, उसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए, इससे आपको 2016 की याद जरूर आई होगी। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं या 20 साल 25 साल के हैं, अपने घर के एक जिम्मेदार व्यक्ति, साथ ही साथ मुखिया के रूप में आप कार्य करते हैं, तो आपने ये नोट्स बदलवाने के लिए बैंक में लाइन्स जरूर लगाई होंगी। उस समय जो बैंक में लाइन लगाई गई थी, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे थे कि आखिर जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो चीजें आपके द्वारा की जा रही हैं, जिसमें डिमोनेटाइजेशन आपने किया, किसी को बताया नहीं, डायरेक्ट कर दिया, संसद से आपने किसी भी तरीके का चर्चा वगैरह नहीं किया, तो इस चीज को हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या कुछ सही है, क्या आपने जो किया वो सही है। इस चीज को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पे फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आप ये देख सकते हैं कि क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद डिमोनेटाइजेशन आपको ट्विटर पे ट्रेंड करता हुआ दिखाई दिया। डिमोनेटाइजेशन बाकायदा ट्रेंड करता हुआ सुप्रीम कोर्ट, ट्रेंड करता हुआ सुप्रीम कोर्ट, ट्रेंड करता हुआ दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट डिमोनेटाइजेशन ये इसलिए ट्रेंड कर रहा था क्योंकि देश के लिए ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था कि आखिर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार ने जो कुछ किया, क्या वो सही था। क्या जो फैसले लिए गए डिमोनेटाइजेशन में, अचानक से एक गैजेट के द्वारा, एक नोटिफिकेशन के द्वारा, गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा मोदी जी आते हैं और कहते हैं आज से 500,000 की नोट बंद। दोस्तों 500 और 1000 की नोट आज से बंद। तो क्या ये करना सही था? इस चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ ये करना सही था, क्योंकि आरबीआई से कंसल्ट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए ये पूरा का पूरा मामला बिल्कुल भी किसी भी तरीके से इसमें गड़बड़ी नहीं पाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से पहले पूछा था कि जो भी डिटेल्स आपके और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में आदान प्रदान हुई थी या फिर जो भी बातें आप लोगों के बीच में हुई थी वो आप हमें दे दीजिए। पिछले महीने ये सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से कहा था और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहा था कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं जिसके थ्रू आपने बातें की थी, जो भी बातें आपके बीच में रिटर्न हुई थी, वो रिकॉर्ड्स हमारे सामने रखिए, उसके आधार पर हम जांच करके बताएंगे कि क्या आपने जो भी फैसला लिया वो सही था या फिर गलत था। और इस पूरे के पूरे जो प्रक्रिया है या फिर एक तरीके से जो सिस्टम या जो प्रोसेस को अपनाया गया, उस प्रोसेस को पढ़ने के बाद जो भी रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में रखे गए थे आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस 5 जजों की बेंच ने कहा है कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई भी किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं हुई है। बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया। ये थोड़ी सी चीज आपको लग रही होगी सुन के कि ये 4-1 का बहुमत क्या होता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए कि 4-1 का बहुमत मतलब जब सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा केस जाता है तो कोई एक जज उस या फिर कोई एक जज उस पर सुनवाई नहीं करता है, कोई एक जज फैसला नहीं देता है। कभी कभी ही ऐसा होता है कि कोई एक जज उस पूरे पूरे केस को सुने और फैसला दे दे। आपको पता हो कि राम मंदिर का जो फैसला हुआ था कितना बड़ा फैसला था, उसको किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि एक पूरी बेंच बैठाई जाती है और वो बेंच फैसला लेती है। और बेंच फैसला किस प्रकार से लेती है? मान लीजिए 5 जज हैं एक बेंच में, तो 5 जजों के बीच में अगर 3 जज ने फैसला पक्ष में दिया और 2 जज ने फैसला विपक्ष में दिया, तो वो पक्ष के फैसले को मान्य किया जाएगा, भले ही 2 लोगों ने फैसले को विपक्ष में दिया है। यानी कि वहां पे बहुमत को ध्यान में रखा जाता है। उसी तरीके से जो ये फैसला आया है उसमें 5 जजेस में से 4 ने कहा है कि हाँ फैसला सही है और एक जज ने अपनी आपत्ति जताई है इस फैसले पे। उनके बारे में भी हम अभी बात करेंगे कि उन्होंने क्यों आपत्ति जताई और क्या कुछ कहा है। जो इस बेंच में जो जो भी जज शामिल थे उसमें थे माननीय जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस अब्दुल नजीर,
जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बीवी नागरत्ना। ये जो मैम है जस्टिस बीवी नागरत्ना, इन्होंने ही अपना डिसेंट दिया है, यानी कि ये इस फैसले के विपक्ष में थी। उन्होंने कहा कि जो भी डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी थी, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, जो भी मेन गोल था वो पूरा नहीं हुआ। गवर्नमेंट का क्या गोल था? गवर्नमेंट चाहती थी कि काला धन पूरी तरीके से खत्म हो जाए। जो भी जाली नोट इस समय पे गवर्नमेंट, उस समय 2016 में जो भी जाली नोट चलन में थे वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएं या फिर एक तरीके से खत्म कर दिए जाएं, इसीलिए तो डिमोनेटाइजेशन किया गया था। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 98% जो करेंसी थी वो वापस चलन में आ गई थी। जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस ए एस बोपन्ना, ये चारों जजेस नाम आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने पक्ष में फैसला दिया है। ओके, पक्ष में अपना फैसला दिया। इन्होंने क्या कहा? नोटबंदी से पहले सरकार और आरबीआई के बीच में बातचीत हुई थी। इससे यह माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था, आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। अब जो फैसला वो पहले नोटबंदी लिया जा चुका है, अब वापस से अगर आप सोचेंगे कि फिर से 500,000 के नोट दोबारा से चलन में ला दिए जाएं, तो जो इतना पैसा खर्चा हुआ, जो इतना प्रोसेस पूरा बकायदा हुआ है और जो उसका ऑब्जेक्टिव था, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर आप दोबारा से उसको करते हैं। तो इनके द्वारा ये कहा गया है कि आर्थिक फैसले को अब पलटा नहीं जा सकता है, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा कि अब अगर दोबारा से हम 500 और 1000 के नोट को वापस चलन में ले आते हैं तो। लेकिन जो मेन बात थी वो ये कही कि सरकार और आरबीआई के बीच में बातचीत हुई थी। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो भी अभी तक इस वर्डिक्ट को लेकर के या फिर इस केस को लेकर के बात कही जा रही थी वो ये था कि आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनमानी एक तरीके से काम किया है। किसी भी तरीके के बिना बातचीत के सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद से ये फैसला लिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ साफ करते हुए ये कह दिया कि 6 महीने से आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी उनके पास रिकॉर्ड्स भेजे गए थे या फिर जो भी आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड्स दिए थे उसके थ्रू उन्होंने कहा कि आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में 6 महीने से बातचीत चल रही थी और बाकायदा कानूनी प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए ये काम किया गया है। लेकिन जो जस्टिस बीवी नागरत्ना थी उन्होंने क्या कहा उसको सुन लीजिए। 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार की तरफ से की गई नोटबंदी गैरकानूनी है। इसे संसद में कानून बनाकर लागू किया जाना था, गजट नोटिफिकेशन के जरिए नहीं। इनके कहने का मतलब ये है कि आपको अगर नोटबंदी करनी थी तो पहले आप संसद में एक बिल लेकर के आते, उस बिल को कानूनी मान्यता देते, बिल को पास कराया जाता, उसके बाद आप नोटबंदी करते। तो इससे दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि जो भी ये इस तरीके से अगर संसद में कोई बिल लेकर के आया जाता तो जो उसकी प्राइवेसी थी या फिर एक तरीके से सीक्रेसी थी उसको खत्म होने के चांसेस थे, यानी कि लोगों को पहले ही पता चल जाता कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ करने वाली है, तो वो अपने नोट्स पहले ही इधर उधर करके या फिर एक तरीके से कुछ भी गड़बड़ी करके अपने जो काला धन था उसको मैनेज कर लेते। दूसरी बात जो इनके द्वारा कही गई वो ये है कि रिकॉर्ड्स के मुताबिक 98% नोटों का एक्सचेंज हुआ। इससे लगता है कि नोटबंदी का मकसद पूरा नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट इस आधार पर फैसला नहीं कर सकता। इनके द्वारा कहने का मतलब यह है कि 98% नोट वापस बैंक के पास आ गए, मतलब कि जितना भी नोट करेंसी या फिर चलन में थी उसमें से 98% वापस आ गए। तो फिर काला धन का हुआ क्या? यानी कि एक तरीके से जो ऑब्जेक्टिव था कि काला धन को खत्म करना वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन ये पूरा का पूरा जो केस था ना वो इस चीज को लेकर के नहीं था, केस इस बात को लेकर के था कि क्या कानूनी तरीके से काम किया गया या फिर नहीं। तीसरी चीज जो इनके द्वारा कही गई वो ये थी 500 और 1000 रुपए के सभी नोटों पर बैन गैर कानूनी है, लेकिन यह फैसला लिया जा चुका है, ऐसे में इस फैसले पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। और चौथी बात जो इनके द्वारा कही गई वो ये थी कि नोटबंदी का मकसद सही था, इसमें कोई शक नहीं है। इससे सरकार ब्लैक मनी, टेरर फंडिंग पर रोक लगाना चाहती थी, लेकिन लीगल ग्राउंड पर यह कदम गैर कानूनी है। ये उनकी बात द्वारा ये बातें कही गई कि ये जो भी चीजें किया गया ये लीगल तरीके से नहीं है, गैर कानूनी है। अब क्या होने वाला है? अब ये होने वाला है कि जो 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पास थी इस डिमोनेटाइजेशन को लेकर के, वो सभी की सभी याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं। यानी कि अब कोई भी केस पेंडिंग नहीं है डिमोनेटाइजेशन को लेकर के आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। यानी अब किसी चीज को लेकर के उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है जब तक कि कोई नई याचिका नहीं आ जाती है जो कि अलग ना हो। अलग मतलब ये कि प्रोसेस को लेकर के नहीं होना चाहिए, कोई और चीज होगा तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो याचिका को एक्सेप्ट करेगी या उसको भी खारिज करेगी, क्या कुछ होगा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं बैक में कि क्या कुछ हुआ था। 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने यह कहा था कि अब से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 500 और 1000 के नोट को बंद करने जा रही है, यानी कि आज रात 12 बजे से
ये 500 और 1000 के नोट चलन में नहीं होंगे। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव या फिर मकसद कहें तो वो ये था कि काला धन को खत्म किया जाएगा, इससे देश को कैशलेस बनाया जाएगा, नकली नोटों का जो चलन है वो खत्म कर दिया जाएगा, बड़े नोटों को कम करना ताकि काला धन जमा ना हो सके, और आतंकियों और नक्सलियों की कमर तोड़ना या फिर जो भी टेरर फंडिंग जैसी चीजें या एक्टिविटीज होती हैं जिससे देश को बहुत ज्यादा नुकसान होता है उसको खत्म करने की बातें कही गई थी। ये जो फैसला आया इसके ऊपर या फिर एक तरीके से जो उस समय पे 2016 में बातें आई थी कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके ऊपर जो पी चिदम्बरम साहब हैं उन्होंने क्या कहा था कि डिमोनेटाइजेशन बिगेस्ट स्कैम ऑफ द ईयर, कैशलेस इकोनॉमी इज एन एक्सक्यूज टू जस्टिफाई द मूव, यानी कि सबसे बड़ा स्कैम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है डिमोनेटाइजेशन, और इनके पीछे जो मकसद है इनका या फिर एक तरीके से ये कहें कि जिस चीज के आड़ में ये सब कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है वो है कैशलेस इकोनॉमी, यानी कि देश को कैशलेस बनाना या फिर इकोनॉमी को कैशलेस बनाना। तो ये दूसरे तरीके से भी किए जा सकते हैं, उसके लिए नोट बंद करने की क्या जरूरत है, ये उनके द्वारा बातें कही गई थी। इस चीज को लेकर के 2016 में भी एक तरीके से जो भी याचिकाएं लगाने की बात की गई थी, लेकिन जो उस समय पे कौन थे, चीफ जस्टिस जो थे टीएस ठाकुर, चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने इस पूरे के पूरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिमोनेटाइजेशन का कदम था उसको सही ठहराया था। उन्होंने कहा था द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डिमोनेटाइजेशन इज टू फोर्स दोज हु हैव होल्ड ऑफ ब्लैक मनी टू डिपॉजिट इन इट इन बैंक्स। The objective is laudable because black money is used to fund terrorism of various forms of the weakened economy, form to weaken economy, यानी कि जो ब्लैक मनी है या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लैक मनी है वो टेररिस्ट के द्वारा टेरर फंडिंग में बहुत ज्यादा तरीके से यूज की जाती है। तो डिमोनेटाइजेशन को फोर्स करने से जो ब्लैक मनी है वो चलन में नहीं रह जाएगी और जो भी नोट है वो वापस बैंक में आ जाएंगी, इससे देश को काफी ज्यादा फायदा होगा। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए उस समय पे कोई भी याचिका बहुत ज्यादा उस पर सुनवाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि ये टीएस ठाकुर उस समय पे चीफ जस्टिस हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, नोटबंदी के बहुत सालों बाद यानी कि आज अब हम 2022 में खड़े हैं, ये याचिकाएं 2016 में भी लगाई गई थी। 16 दिसंबर 2016 को ये केस संविधान पीठ को सौंपा गया था, लेकिन तब बेंच का गठन नहीं हो पाया था। बताया यह जाता है कि टीएस ठाकुर, जो जस्टिस टीएस ठाकुर उस समय पे चीफ जस्टिस थे, उनकी वजह से, क्योंकि वो इस पूरे के पूरे डिमोनेटाइजेशन वाले एक तरीके से स्टेप के सपोर्ट में थे, इसलिए बेंच का गठन नहीं हो पाया था। लेकिन अब जो कि पूरा का पूरा बेंच का गठन हुआ, बाकायदा सुनवाई हुई और रिजल्ट्स आ चुके हैं सामने, यानी कि रिजल्ट्स ये है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा किया गया, जो भी स्टेप्स लिए गए वो सब के सब सही हैं, और इसलिए अब कोई भी किसी भी तरीके की कोई याचिका नहीं है। जो याचिकाओं में एक तरीके से बात निकल के आई थी कि करेंसी को रद्द करने का अधिकार नहीं है, जिसमें जो आरबीआई का एक्ट है 26 का क्लॉज 2, उसके तहत यह कहा गया है कि आप किसी भी जो भी हमारे पास करेंसी है उसके नोटों के एक नंबर से लेकर के एक नंबर के बीच के नोट रद्द कर सकते हैं, पूरी की पूरी करेंसी को चलन से खत्म करने का अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी 26(2) है, 26 का क्लॉज 2, आरबीआई का एक्ट 26 का क्लॉज 2 वो पावर देता है कि किसी भी तरीके से जो नोट्स हैं उनको खत्म किया जा सकता है। पावर अंडर सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई एक्ट कैन बी यूज्ड टू डिमोनेटाइज बैंक नोट्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बातें कही गई हैं, इन चीजों को आगे से अब ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि आपको पता हो सुप्रीम कोर्ट का जो भी आता है केस के बाद या फिर एक तरीके से रिजल्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी कहता है वो एक तरीके से कानून ही माना जाता है, उसको फ्यूचर में यूज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में ही किसी भी अलग केस को लेकर के। तो इस चीज को अब आगे से जो भी गवर्नमेंट्स होंगी वो ध्यान रखेंगी। किसने किसने क्या कहा उस पर भी देख लेते हैं। हिस्टोरिक जजमेंट इन नेशनल इंटरेस्ट, विल राहुल से सॉरी, ये बीजेपी के द्वारा कहा गया कि क्या अब राहुल गांधी सॉरी कहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ डिमोनेटाइजेशन को लेकर के गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सी बातें कही थी। जो याचिका करता थे, यानी कि एक तरीके से हम ये कहें कि जो मेन व्यक्ति थे इस पूरे के पूरे याचिका के पीछे, जो पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो भी चीजें हैं या फिर जो वर्डिक्ट सामने निकल के आया है, जो रिजल्ट सामने निकल के आया है, once the honorable supreme court has declared the law we are obliged to accept it, यानी कि हम इसको पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं, ये उनके द्वारा कहा गया। लेकिन कुछ सवाल भी उनके द्वारा उठाए गए, वही सवाल यही है कि क्या इससे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए, क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए या नहीं हुए। वो बात की बात है कि ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए या नहीं हुए, लेकिन जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अब ये क्लियर कर दिया है कि कोई भी अब याचिका सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई के ऊपर नहीं है, सभी याचिकाएं खारिज की जा चुके हैं। और जो
डिमोनेटाइजेशन का स्टेप था वो वैलिड था और कानूनी प्रक्रियाओं से मतलब बाधित नहीं था, या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का इलीगल काम नहीं किया गया था, कानूनों को सब कुछ कानून को ध्यान में रख के किया गया था। तो ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।